गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा सर। बुक गुम हो गई थी, मिल गई आपकी? गुड मॉर्निंग। यस सर। उषा, आपकी बुक गुम हो गई थी, मिल गई बेटा? अच्छा, यस सर। ठीक है ठीक है। कहीं घर में रख के भूल गए होगे बेटा, इधर उधर हो तो। तो सर पेज नंबर 190। यस, बोलो बोलो भूमिका, बोलो। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं 198 पेज से। टॉपिक है आपका सिंचाई और तकनीक। जो अपना इरिगेशन सिस्टम होता है उसमें किस किस तरह की टेक्नोलॉजी वो लोग इस्तेमाल करते थे, वो टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ। 198 पेज पर है। इसमें हम मुगल साम्राज्य के दौरान सिंचाई की कौन कौन सी तकनीकें होती थी और वो किस तरीके का उत्पादन खेती से प्राप्त करते थे, कितना उन्हें टैक्स देना होता था, इन सब के बारे में हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। कौन कौन सी खेती करते थे ये भी हमें ध्यान देना है। जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। तीन गुणवत्ताएं रही उस समय जो इतना ज्यादा कृषि का डेवलपमेंट। कन्फर्म बता दो। बोलो कौन सा बेटा, बताओ पीजेंट्स एंड कौन देयर सा? लैंड वाला। अच्छा ठीक है बेटा, इसको रिवाइज करवाते हैं, ठीक है। देखिए देखिए, मुगल काल में यहां बताया गया कि फारसी स्त्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत बहुवचन रियाया और मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। यानी किसानों को उस समय फारस के अंदर जो फारसी लोग होते थे, फारसी भाषा में छोटे किसानों को रैयत के नाम से जाना जाता था, जो रियाया का बहुवचन है। यानी अगर बहुत से किसान हैं तो उनको रैयत बोलते थे, एक किसान है तो रियाया बोलते थे, या फिर इसकी जगह पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल ये लोग करते थे। किसानों की हैसियत उनके पास में उनकी जमीनें कितनी हैं उससे लगाई जाती थी, कि किस तरीके कितनी उनके पास में जमीन है, उनके क्षेत्र के हिसाब से भी कंडीशन रहती थी। इसमें दो तरह के किसानों का जिक्र यहाँ पे आया है। एक होते हैं खुदकास्ट और दूसरे होते हैं पाहीकास्ट। खुदकास्ट किसान कौन से होते हैं? जिनकी अपने गांव में जमीन होती है, अपनी लगभग खुद की जमीन होती है, वो अपनी खेती खुद करते हैं। पाईकास्त दूसरे के गांव में जाकर के खेती करनी पड़ती है, दूसरे की जमीन होती है, ठेके पर खेती करनी पड़ती है, यानी दूसरों का खेत होता है, उगाई पर बटाई पर लेकर के खेती करनी पड़ती है, उसे पाहीकास्त कहा गया है। लोग अपनी मर्जी से पाहीकास्त बन जाते थे। पाहीकास्त का मतलब अगर कोई किसान ज्यादा कमाना चाहता है और अगर दूसरे गांव में शर्तें बहुत अच्छी हैं, मान लीजिए दूसरे गांव में टैक्स की दर कम है, या जो उगाई का जो बटाई का जो हिस्सा है अगर वो किसान को ज्यादा दिया जा रहा है, तो इस हिसाब से वह दूसरे गांव में जाकर के खेती करने लग जाते थे। ऐसा था बिल्कुल। और कभी कभी किसी खास परिस्थिति में, मान लीजिए क्योंकि जैसे मानसून का हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, तो अगर अकाल जनित हालात किसी क्षेत्र में है तो वहां के किसान उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाकर के खेती करने लग जाते थे। और भुखमरी के हालात में भी कोई बहुत ज्यादा खेत भी बो सकता था। मान लीजिए कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में किसान परिवार, तो एक्स्ट्रा मेहनत करके वो अपना गुजारा करने की कोशिश करता है। अकाल और भुखमरी, इन दोनों शब्दों को एक जगह पर यूज करने का इनका मकसद ये है क्योंकि अकाल जनित हालात के अंदर हमारे देश के अंदर जो आबादी रहती थी वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती थी। लाखों की संख्या में लोग मारे जाते थे, लोग पेड़ों की छाल खाने लग जाते थे। इस तरह के हालात थे हमारे देश के अंदर। 1942 से 43 के अंदर अकाल पड़ा हमारे इंडिया में, बहुत ही भयानक अकाल था। जो अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों की सरकार को हमारे इससे कोई लेना देना नहीं था, यानी किसी तरह की कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, कोई रियायत का पैकेज नहीं जारी किया गया। और 1985 तक भी बहुत अकाल देखे हैं, लेकिन आज अपनी सरकार है तो हम अपना हैंडल कर लेते हैं।
जो अपने अपने पास में बफर स्टॉक होता है, हम उसको इमरजेंसी में यूज कर लेते हैं। हमारे पास 2 से 3 साल का अनाज एक्स्ट्रा रहता है। और इसके अलावा राशन कार्ड के जरिए भी आप देख पा रहे हैं गांवों के अंदर, शहरों के अंदर जो लोगों को अनाज सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है, तो ये इसी तरह के स्टॉक से लाया जाता है। उस स्टॉक को एक तरफ से भरते रहते हैं, दूसरे स्टॉक से दूसरी तरफ से निकालते रहते हैं, क्योंकि ज्यादा पुराना होने पर अनाज खराब होने का डर रहता है। तो ये अपने देश के अंदर सस्ती कीमत पर लगभग 2 रुपए किलो, तो इतनी कम कीमत पर बांटने का मकसद यही रहता है कि अकाल के हालात में भी किसी भी तरह के गरीब जो है हमारे देश के अंदर, उनको हक है, उनको जीने का हक है, उनको उनको खान पान का हक है। एक तरह से जैसे व्यक्ति को जीवन का जो हक है, तो उसी के हक को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए, उसकी भुखमरी को दूर करने के लिए ये सब किया गया है हमारी सरकार के द्वारा। आप अगले पैराग्राफ में देखिए, उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास उस समय 1 जोड़ा बैल और 2 हल से ज्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन ज्यादातर के पास ये भी नहीं होते थे। गुजरात के अंदर जिस भी किसान के पास 6 एकड़ जमीन होती थी, 6 किले जिसके पास होते थे, वो अमीर माने जाते थे। बंगाल के अंदर एक औसत किसान की जमीन की जो ऊपरी सीमा थी, मतलब औसतन लोगों के पास, किसी के पास ज्यादा भी थी लेकिन वो कम संख्या में थे, किसी के पास कम भी थी, लेकिन जो औसतन किसान थे उनके पास में अधिकतम 5 एकड़ जमीन होती थी, और 10 एकड़ जमीन वाले को अमीर मानते थे बंगाल के अंदर। जबकि गुजरात में हमने पढ़ा 6 एकड़ वाले को अमीर मानते हैं, यहाँ पे 10 एकड़ वाले को अमीर मानते हैं। ये आसामी शब्द जो है प्रॉपर्टी के लिए यूज हुआ है। अब खेती जो है व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। सब लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पर खेती को समझा जाता था। किसान की जमीन उसी तरह से खरीदी बेची जाती थी जैसे कि दूसरे संपत्ति मालिकों की। जैसे कोई दूसरी जो भी प्रॉपर्टी है उसको खरीदा बेचा जा सकता है, उसी तरीके से किसान अपनी जमीन को भी खरीद बेच सकते थे। यहां पे ये बताने की कोशिश की गई है, यानी खेती जो है व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। व्यक्तिगत मिल्कियत का मतलब होता है पर्सनल प्रॉपर्टी। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि यहां पर पूरा हक किसानों का नहीं था, ये एक नेगेटिव फैक्ट है। हम इस समय अपने माइंड में ये सेट कर लें कि मुगल साम्राज्य के दौरान सारी की सारी प्रॉपर्टी, खेती, जमीन जो है खासतौर पर, उस पर स्वामित्व जो है, मालिकाना हक है, वो राज्य का था। राज्य अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करने के लिए किसी को दे सकता था। तो यहां जो व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत है, वो यहां इस तरह का प्रूव करने की कोशिश की गई कि किसानों को भी इतना हक था कि वो अपनी जमीन को बेच या खरीद सकते थे, ये बताने की कोशिश की गई है। लेकिन हमें इस लाइन के अंदर उस बात को हमें वो नहीं समझना है, उसके उलट नहीं समझना है उसे। वो डेफिनेटली ऐसा था कि कुछ समय तक ये इस तरह के सिद्धांत चलते रहे, फिर बाद में चेंज करके और राज्य की मिल्कियत काबिज कर दी गई, यानी उस पर राज्य का हक जताया गया। 19वीं सदी के अंदर दिल्ली से आगरा के इलाके के अंदर, जो दिल्ली आगरा का इलाका है, मथुरा का इलाका है, किसानों की मिल्कियत का यह विवरण जो है 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता है। हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, यानी जहां जहां तक उनकी जमीनें होती थी, मान लीजिए उसका किसी किसान का 10 एकड़ जमीन है, 12 एकड़ जमीन है या 20 एकड़ जमीन है, तो अपनी बाउंड्रीज पर वह मिट्टी लगा लेते थे, ईंटें लगा लेते थे, कांटे लगा लेते थे, ताकि पहचान हो जाए कि यहां तक हमारी जमीन है, दूसरा व्यक्ति झगड़ा ना करे, विवाद ना हो। जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते थे। प्रत्येक गांव के इस तरह के व्यवस्थाएं थी कि हजारों टुकड़े अलग अलग होते थे, क्योंकि प्रत्येक अलग अलग किसान की मिल्कियत होती थी। अब यहाँ किसान बस्तियों का उजड़ना बसना, जैसे एक उदाहरण के जरिए मैंने कल बताया था कि कभी अकाल जनित हालात हो जाते हैं तो भी किसानों को उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर बसना पड़ जाता है। कभी कभी हमला हो जाता है तो भी किसानों को बसना पड़ता है। कभी कभी लूट होती है तो डाकुओं के डर से भी ऐसे लोग जो हैं बस्तियां छोड़ने पर मजबूर होते हैं। इसके अलावा बंजर जमीन हो जाती है, कुछ समय तक
उपजाऊ जमीन अच्छा उपजाऊपन दिखाती है, लेकिन बाद में अगर वो बंजर हो जाती है तो फिर किसान अपनी बस्तियों को उस जगह से हटा करके दूसरी जगह बसाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम पढ़ते हैं इसे, यह हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत थी, उसकी विशेषता बताई गई है कृषि समाज की। इस खासियत ने मुगल शासक बाबर की तेज निगाहों को इतना चौंकाया कि उसने इसे अपने संस्मरण बाबरनामा में नोट किया। याद रखिए, बाबरनामा क्या है? ये बाबर की आत्मकथा है। क्या है? बाबर की आत्मकथा है, उसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो मुगल शासक बाबर ने कृषि समाज की इस विशेषता को अंकित किया कि किसानों की जो बस्तियां हैं वो किस तरीके से बसती हैं। हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव दरअसल शहर के शहर और एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाते थे, बस भी जाते थे, बस भी जाते हैं। मतलब उन्हें बसने में ज्यादा समय नहीं लगता, कुछ ही समय में वो बस जाते हैं, कुछ ही समय में उजड़ जाते हैं। वर्षों के से आबाद किसी बड़े शहर के बासिंदे उसे छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा भी होता है, जो कई वर्षों से बसा हुआ शहर है उसके बासिंदे उसे छोड़ जाते हैं। तो वे ये काम कुछ इस तरह करते हैं कि 1.5 दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान वहां से मिट जाता है। अगर किसी बसे बसाए शहर को वो उजाड़ना चाहते हैं तो मात्र कितने दिनों के अंदर? 1.5 दिनों के अंदर वहां से अपना सब कुछ समेट ले जाते हैं। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की जरूरत नहीं होती, पानी के रास्ता खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी का रास्ता खोदने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती हैं। डिपेंड करता है मॉनसून पर उनकी फसलों का उत्पादन। वे एक ऐसे इलाके में बसना पसंद करेंगे जहां पर पर्याप्त वर्षा होती है। और चूंकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है, यहां बताया गया है कि हिंदुस्तान के अंदर जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, लोग उमड़ते चले आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग रहते हैं। वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं, कोई तालाब बना लेते हैं, कुआं बना लेते हैं। उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की भी जरूरत नहीं होती। खस की घास बहुतायत में पाई जाती है। कौन सी घास का जिक्र किया गया है? खस की घास यहाँ पे पाई जाती है, जिसका इस्तेमाल ये कच्ची झोपड़ियां बनाने में करते हैं। जंगल अपार हैं, वन क्षेत्र बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। झोपड़ियां बनाई जाती है जिनमें ये रहते हैं। पक्के मकान कोई जरूरी नहीं है इनके लिए बनाना, और यकायक एक गांव या शहर खड़ा हो जाता है। यहाँ ये बताया गया है कि अगर ये उजाड़ना चाहते हैं, उजड़ना चाहते हैं, किसी स्थान को छोड़ना चाहते हैं तो मात्र 1.5 दिन में छोड़ करके उसे दूसरी जगह पे चले जाते हैं, नामो निशान मिटा देते हैं, वहां हर चीज को समेट के ले जाते हैं। जहां बसना चाहते हैं वहां इन्हें कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अगर चाहे तो कुआं भी बना लेते हैं, सरोवर बना लेते हैं, तालाब बना लेते हैं पानी की सिंचाई के लिए। जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, सारी की सारी फसलें मानसून पर डिपेंड करती हैं। जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में होने की वजह से इनका काम बहुत जल्दी होता है। इन्हें दीवार बनाना जरूरी नहीं समझते, झोपड़ी डाल लेते हैं, खस की घास से झोपड़ियां बनाते हैं। इस तरह से शहर के शहर बस जाते हैं और कभी कभी उजड़ जाते हैं। किसने बताया ये? हमने इसे कहां से पढ़ा? इसका स्रोत बताएं। अगर आपसे पूछा जाए, देखो बेटा इन बिटवीन का जो क्वेश्चन आएगा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, तो उसकी मैं प्रैक्टिस साथ साथ लेके चलूं। मान लीजिए आपके सामने पैसेज है, आपसे पूछा जाता है इसका स्रोत क्या है, व्हाट इज द सोर्स, तो बताओ इसका क्या जवाब होगा? बाबरनामा। डेफिनेटली बाबरनामा से ये चीज प्राप्त की गई है, वहां से जानकारी जुटाई गई है। और उसके उसके अंदर जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं कि हिंदुस्तान की जो कृषि समाज है, खास तौर पे कृषि समाज की विशेषताओं पे प्रकाश डाला गया है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, किस चीज पे प्रकाश डाला गया? तो कृषि समाज की खासियतों पे प्रकाश डाला गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पे मिलती हैं, तो आपको ये जरूरी है बताना कि यहाँ पर शहर और गांव बहुत जल्दी उजड़ भी जाते हैं और बहुत जल्दी बस भी जाते हैं। और यहाँ के लोग मानसून की वर्षा पर डिपेंड करते हैं, और यहाँ के लोग कुआं और सरोवर तुरंत बना लेते हैं। इन्हें पक्की दीवार बनाने की जरूरत नहीं होती, ये झोपड़ियां बना करके शहर और गांव बसा लेते हैं। तो यहाँ बोलो बेटा। यस सर वो अगर कुएं और नहर होते थे। हाँ हाँ बिल्कुल। आपकी आवाज कट रही है बेटा, बोलो, रिपीट रिपीट करो।
सर अगर वो कुएं बना सकते थे तो फिर मानसून की बात क्यों? हाँ सुनिए बेटा, कुएं बनाना और सरोवर बनाना, देखिए यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जो कुआं बनाते हैं, जो सरोवर छोटा तालाब बनाते हैं, तो उसका मकसद है इनका पीने के पानी का और पशुओं के पानी का प्रबंध करना। वो ज्यादातर खेती के लिहाज से उसको यूज कम करते थे, बहुत ही कम, क्योंकि उस समय यहाँ साफ साफ विवरण डाला गया है इसके अंदर कि ये मॉनसून की वर्षा पर, यानी वर्षा पर डिपेंड करते थे, उनमें ही उनकी फसलें तैयार हो जाती थी। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि ये अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरोवर या तालाब बनाते थे, कुआं बनाते थे। दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पशुओं का पशुपालन करते थे, उसके पशुओं को पानी पिलाने के लिए और दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी खुद की जरूरत के लिए। लेकिन यहाँ पे सिंचाई के बारे में नहीं बता रखा है कि उससे सिंचाई भी करते थे। अगर कोई नाम मात्र का थोड़ा बहुत होता हो तो बात अलग है, बाकी यहाँ पे कोई विवरण नहीं दिया गया है उस चीज का। और ये यहाँ पे आप ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि ये झोपड़ी में रहना क्यों पसंद करते थे? क्योंकि इन्हें बार बार बसना और उजड़ना पड़ता था, इसलिए ये पक्के मकान बहुत कम बनाने की कोशिश करते थे, कच्चे मकानों में रहना पसंद करते थे, क्योंकि जगह चेंज भी करनी पड़ सकती थी। अब हम आगे चलते हैं, सिंचाई और तकनीक के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सर पूरे का पूरा यहाँ टाउन एक साथ मतलब हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 ऐसा ही था। यहाँ बताया गया है कि ये सब कुछ अपने साथ समेट ले जाते थे, पूरा का पूरा टाउन, पूरा पूरा शहर, पूरा गांव एक साथ चला जाता था दूसरी जगह पर। यहाँ पे बेटा ये जो पैसेज दिया गया था, इसके नीचे देखिएगा, कृषि जीवन के उन पहलुओं का विवरण दीजिए जो बाबर को उत्तर भारत के इलाके की खासियत लगी। यानी बाबर को जो उत्तरी भारत के अंदर जो जो खासियत लगी हैं, उनका उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हम बार बार इसमें रिपीट कर चुके हैं। ऐसी कोई, इसमें से कोई भी आप 3 से 4 विशेषताएं, 5 विशेषताएं सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, सिंचाई और तकनीक। जमीन की बहुतायत, यानी जमीन की कोई कमी नहीं थी, बहुत पर्याप्त मात्रा में जमीन मौजूद थी, मजदूर पर्याप्त मात्रा में थे, वो अवेलेबल थे, और किसानों की गतिशीलता, किसान जो थे एक्टिव थे। इसकी वजह से कृषि का लगातार विस्तार होता चला गया। 3 विशेषताओं की वजह से कृषि का विस्तार हो गया, क्योंकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को का पेट भरना था। खेती क्यों करते थे? लोगों को पेट गुजारे के लिए, यानी अपने परिवार के, अपने पशुओं का गुजारा करने के लिए। इसलिए रोजमर्रा के खाने की जरूरतें जैसे चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती थी। कौन सी फसलें ज्यादा उगाते थे? चावल उगाते थे, गेहूं उगाते थे, ज्वार उगाते थे, और सिर्फ अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सब उगाई जाती थी। इसमें बचत वाली बात नहीं बता रखी है। जिन इलाकों में प्रति वर्ष 40 इंच या इससे ज्यादा बारिश होती थी, वहां कमोबेश चावल की खेती होती थी। आप सभी को पता भी होगा, चावल की खेती उस इलाके में होती है जहां पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, क्योंकि इसमें पानी की ज्यादा जरूरत है, सिंचाई की ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ बता रखा है कि जिन इलाकों में 40 इंच से ज्यादा वर्षा होती होगी, वहां पर चावल की खेती करते थे। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में, जहां पर कम वर्षा होती है, तो उन इलाकों में गेहूं या ज्वार बाजरे की खेती ज्यादा प्रचलित थी। तो गेहूं की खेती भी आप सभी समझते हैं कि गेहूं की खेती में भी काफी सिंचाई की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्वार और बाजरे की जो खेती होती है, इसके अंदर कम मात्रा में पानी से भी काम चल जाता है। भारतीय मानसून मानसून जो है भारतीय कृषि की रीढ़ था, और आज भी है ये बेटा। डेफिनेटली आप कह सकते हैं इस चीज को। मानसून हमारे पूरे भारत को, उत्तरी भारत के खासतौर पे इसका बहुत बड़ा असर रहता है। सभी किसानों को काम मिल जाता है। जब ये मानसून आती है तो बुआई हो जाती है, फसलों की बुआई हो जाती है, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होता है फसलों का, अगर समय से मानसून आता है। अगर नहीं आता है तो देश में अकाल जनित हालात हो जाते हैं। तो देश का एक तरह से बैकबोन है, क्योंकि हमारे देश में अब भी बहुत बड़ी संख्या में एग्रीकल्चर पे बेस हैं लोग, मतलब टिके हुए हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनका व्यवसाय टिका हुआ है, उसी से कनेक्टेड रहते हैं। अगर कृषि का उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ हो जाता है तो हमारे देश में बड़ी से बड़ी आर्थिक महामंदी से हमारा देश बाहर निकल आता है।
जैसे कि आज भी है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की जरूरत थी, इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाने पड़े। याद रखिएगा, यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि केवल और केवल ये लोग, पूरे इंडिया की बात की गई है यहाँ पर, कि ये लोग अतिरिक्त पानी के लिए कुछ ऐसे सिंचाई के संसाधन भी इन्होंने विकसित किए, जैसे कुआं बना लिया, तालाब बना लिया, तो उससे सिंचाई करते थे। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि इस पैराग्राफ में जो बाबर ने जो बात कही थी उसमें तो कृत्रिम सिंचाई का इतना ज्यादा विवरण, कहीं भी इतना विवरण नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि उन्होंने भी जरूर कहा था, लेकिन वो मॉनसूनी वर्षा पे डिपेंड फसलों के बारे में जिक्र कर रहे थे। लेकिन इस पैराग्राफ में हमें ये पता चल रहा है कि जो ज्यादा पानी मांगने वाली फसलें होती हैं, ज्यादा ज्यादा उनमें खपत होती है पानी की, जैसे चावल की खेती में ज्यादा खपत होती है, तो उस तरह की खेती के अंदर ये लोग कृत्रिम संसाधन इन लोगों को डेवलप करने पड़े। अब आगे चलते हैं, पेड़ों और खेतों की सिंचाई। यह बाबरनामा से लिया गया एक अंश है जो सिंचाई के उपकरणों के बारे में बताता है, और इस बादशाह ने उत्तर भारत में देखा है। हिंदुस्तान के मुल्क का ज्यादातर हिस्सा मैदानी जमीन पर बसा हुआ है। कैसा है हमारे इंडिया का ज्यादातर पार्ट? कैसा है? मैदानी है। मैदानी इलाका हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है। हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक जमीन की बहुतायत है, यानी शहर बसने लायक जमीन है और खेती के लायक जमीन है, बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। लेकिन कहीं भी बहते पानी का इंतजाम नहीं, बहते हुए पानी का इंतजाम यानी बांध वगैरह नहीं है, उसको रोकने के लिए पानी का कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहते हुए पानी का इंतजाम नहीं कर रखा है। वे इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में समय समय पर वर्षा होती रहती है। अगर नदी बह रही है, नदी के पानी को स्टोर किया जाए, जैसे कि आज कर रहे हैं, बहुत सी नदियों पर बांध बना करके उनका हम जो डैम वगैरह बना करके उनका यूज कर रहे हैं, नहरें बना करके उनका इस्तेमाल सिंचाई के पर्पज से हो रहा है। तो उस समय ऐसा नहीं था। फसल उगाने के लिए, बागानों के लिए पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ ये बताया गया है, शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती हैं। जो शरद ऋतु की फसलें हैं वो वर्षा के मौसम में इतना पानी गिर जाता है कि वो उसी से पैदा हो जाती हैं। ये हैरानगी की बात है कि वसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती हैं जब बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी वसंत ऋतु में जो फसलें यहाँ पे होती हैं वो बिल्कुल वर्षा नहीं होती है, तब भी पैदा हो जाती हैं। और यहाँ शरद ऋतु के बारे में बता रखा था कि वर्षा ऋतु में जितना पानी गिर जाता है उस पे फसलें पैदा हो जाती हैं, और फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियों या रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। अब यहाँ ये बात, ये लाइन, ये विवरण डालती है कि कृत्रिम सिंचाई का प्रबंध भी था। अब रहट से सिंचाई कर रहे हैं, बैल का यूज कर रहे हैं। आप नीचे चित्र में देख सकते हैं, ये रहट है। बैल चारों तरफ घूमते चले जाते हैं। इसका लिंक इस ट्यूबवेल से किया गया है। इसमें बाल्टी बांधी हुई है इस रस्से के साथ। ये बाल्टी डूबती रहती है, एक एक करके बाल्टी भर के आती है ऊपर, और एक धोरा बना दिया जाता है पानी, जिसे पनधोर कहा जाता है। वहां उसमें पानी गिरता रहता है, बाल्टी खाली होकर के नीचे अपने आप जाती रहती है, और इस तरह से कंटिन्यू पानी आता रहता है। और सिंचाई का प्रबंध इस तरीके से करते हैं। यहाँ छोटे पेड़ों तक बाल्टियों रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता है, ये बताने की कोशिश की गई है। मतलब इसका मतलब यही है कि कृत्रिम सिंचाई का प्रबंध भी था। अब ये स्रोत कहां से मिला हमें? ये भी बाबरनामा से है। अब आगे चलते हैं। लाहौर, दीपालपुर दोनों ही आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। दोनों जगह, लाहौर भी वहीं पर है, दीपालपुर भी वहीं पर है। और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते हैं, यानी रहट से सिंचाई करते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। वे रस्सी के दो गोलाकार फंदे बना लेते हैं। क्या करते हैं? रस्सी से दो गोलाकार फंदे बनाते हैं जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं। यानी कितनी लंबाई होती है उन फंदों की, दोनों फंदों की, कि कुआं जितना गहरा है उतना लंबा उनको रखते हैं। इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लकड़ी के गुटके लगाते हैं। कहां पर लगाते हैं? इन जो फंदे बनाते हैं कुएं की गहराई के लिए, उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लकड़ी के गुटके उसमें सेट कर देते हैं। इन गुटकों पर घड़े बांध देते हैं। घड़े का मतलब है मटके, या तो मटके बांध देते हैं, बाल्टी बांध देते हैं। लकड़ी के गुटकों और घड़ों से बंधी इन रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों से लटकाया जाता है। यानी पहिए के द्वारा इन रस्सियों को लटका दिया जाता है नीचे की तरफ। पहिए की धुरी पर एक और पहिया,
जहां पहिया सेट किया गया है उन पहिए के साथ में एक बड़ा पहिया अटैच किया जाता है और इस अंतिम पहिए को बैल के जरिए घुमाया जाता है। यानी जो अंतिम पहिया है उसको क्या करते हैं, बैल उसको घुमाते रहते हैं और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, पानी निकलता रहता है। इस पहिए के दांत के पास दूसरे पहिए के दांतों को जकड़ लेते हैं। मतलब आपने देखा होगा, जैसे आपने इस तरह का ये जो चारा काटने वाली मशीन होती है या थ्रेसर मशीन होती है, आपने देखा होगा, जिसमें जैसे वो भूसा डाला जाता है अंदर थ्रेसर के अंदर, तो उसमें अलग तरह तरह के दो जैसे दांते से लगे होते हैं और वो आपस में एक दूसरे में फंसते चले जाते हैं और जो भी कुछ उसमें डाला जाता है तो वो उसको खींचते रहते हैं। तो यहाँ पर एक पहिए को दूसरे पहिए में उसके दांते फंस जाते हैं, समझ गए? यानी इस तरह के दांते बनाए जाते हैं कि वो आपस में अटैच होकर के घूमने लगते हैं और इस तरह से घड़ों वाला पहिया घूमने लगता है और घड़ों से जहां पानी गिरता है वहां एक संकरा नाला खोद दिया जाता है, जिसको मैंने पनडोर कहा है, वो खोद दिया जाता है और इस तरीके से हर जगह पानी पहुंचाया जाता है। खेत में जहां भी पानी पहुंचाना है वहां पानी पहुंच जाता है। तो ये है रहट के जरिए सिंचाई और इसका एग्जाम्पल कहां से दिया गया है, लाहौर और दीपालपुर, दो जगहों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। आगरा, चांदवर और बयाना आज उत्तर प्रदेश में मौजूद है। आगरा भी वहीं पर है, चांदवर भी है, बयाना भी वहीं पर है। ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाग बाल्टियों से सिंचाई करते हैं। जैसे यहाँ लाहौर और दीपालपुर में तो मटके यूज करते हैं, ये लोग मटके बांधते हैं लकड़ी के गुटकों के साथ। लेकिन यहाँ के लोग जो है, आगरा, चांदवर और बयाना के लोग जो है बाल्टी से सिंचाई करते हैं। ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाग बाल्टियों से सिंचाई करते हैं। कुएं के किनारे पर वे लकड़ी के कन्ने गाड़ देते हैं। क्या करते हैं, ये इनकी सिंचाई का तरीका क्या है कि कुएं के किनारा जहां पर है वे लकड़ी के कन्ने गाड़ते हैं, लकड़ी के जैसे सपोर्ट के रूप में वो उसमें लकड़ी के फट्टे गाड़ देते हैं। उसमें इन कन्नों के बीच बेलन टिकाते हैं। जो बेलन होता है वो उनको अटैच करते हुए टिकाया जाता है। एक बड़ी बाल्टी में रस्सी बांधते हैं और रस्सी को बेलन पर लपेटते हैं। जैसे कि आपने देखा हो कि जैसे पुराने समय के दौरान जो जिसको हम बरही बोलते थे या रस्सा कह सकते हैं, रस्से के जरिए बाल्टी को बांधते थे और एक चकली के जरिए उसको नीचे पानी में उतार दिया जाता था और फिर पानी भर के उस बाल्टी को बाहर निकाल लेते थे। तो ये तरीका कुछ लोग आजमाते हैं और इसके दूसरे छोर का बैल से बांध देते हैं। यानी एक छोर जो है उसको उसको रस्सी बेलन के सहारे उसको लपेट दिया जाता है, दूसरा छोर जो है बैल से बांध देते हैं। एक शख्स का जो है कंटिन्यू बैल को हाँकना पड़ता है, दूसरा बाल्टी से पानी निकालता रहता है। यानी एक व्यक्ति जो है वहां पर कंटिन्यू मौजूद रहेगा कुएं के पास, क्योंकि जैसे ही कोई बाल्टी बाहर आएगी तो उसको तुरंत उसको दोहरे में खत्म, मतलब उसको एक तरह से खाली करना पड़ेगा। फिर वो बाल्टी को छोड़ देगा, अगली बाल्टी आ जाएगी, फिर उसको ऐसे उतार देगा, उसका पानी नीचे उतार देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पानी की सिंचाई की टेक्निक्स का आप जैसे कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से बताएंगे। पानी की टेक्निक जो है वही इसी तरीके से उस समय रहट की सिंचाई के बारे में बताया गया। मटकों का एग्जाम्पल देंगे, जगह का एग्जाम्पल देंगे, कहाँ किस तरह से इस्तेमाल करते थे। पहला पैराग्राफ जो है मटकों वाले रहट के बारे में हमें बताता है। दोनों ही बैल के जरिए घुमाए जाते हैं, पहिया अटैच करके उसमें दांते फंसाने वाली जो बात है ऊपर वाले पैराग्राफ में बता रखी है। नीचे वाले में अलग तरीके का सिस्टम है जिसमें चकली के सहारे यानी पानी निकालने का प्रयास किया गया है और वो दूसरा जो सिरा है वो बैल से बांध देते हैं और फिर पानी निकालते रहते हैं। सिंचाई के जिन साधनों का जिक्र बाबर ने किया उसकी तुलना विजयनगर की सिंचाई व्यवस्था से करें। आपने वो लेसन भी पढ़ लिया, विजयनगर में कैसी सिंचाई व्यवस्था थी। वहां पर हीरिया नहर थी जिससे सिंचाई का प्रबंध करते थे। वहां कमलपुरम जलाशय था जिसकी सिंचाई का प्रबंध करते थे। वहां पर पाइपों के द्वारा भी सिंचाई का प्रबंध करने की व्यवस्था उसमें की गई थी। इसमें एक कृत्रिम झील का निर्माण विजयनगर साम्राज्य में ऊपर पहाड़ पर करवाया गया था। तो ये चीज हमें समझना है, वहां अलग तरह के सिंचाई के प्रबंध थे, यहां सिंचाई के प्रबंध अलग तरह के हैं। सिंचाई की इन दोनों अलग अलग प्रणालियों में किस किस तरह के संसाधनों की जरूरत पड़ती होगी,
यहाँ डेफिनेटली अलग तरह के सिंचाई संसाधनों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि रहट की जरूरत पड़ती है, बैलों की जरूरत पड़ती है। रहट के बारे में, व्यवस्था के बारे में हमने विजयनगर में नहीं पढ़ा, वहां कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, इस तरह की सिंचाई का प्रबंध वहां नहीं था। यहां बताया गया था तुंगभद्रा नदी से पानी लाया जाता था विजयनगर साम्राज्य में, लेकिन यहां नदियों के बारे में कोई विवरण इस तरह का कृत्रिम सिंचाई के लिए यहां नहीं है। इसमें हमने ये देखा कि बहते हुए पानी का कोई इंतजाम नहीं, यानी नदी बह रही है, उसका पानी यूज में नहीं लेते हैं। आगे चलते हैं, तंबाकू का प्रसार। देखिए, पहले इस टॉपिक को पूरा कर लीजिए, फिर पढ़ेंगे उसे। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद मिलती थी, यानी सरकार भी सपोर्ट करती थी सिंचाई के लिए। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरें और नाले खुदवा दिए थे। उत्तर भारत में प्रशासन की तरफ से नहरें बनवाई गई, नाले खुदवा दिए गए। ये सब कब हुआ? मुगल साम्राज्य के दौरान। कई पुरानी नहरों की मरम्मत भी करवाई गई। इसका मतलब है नहरें पहले से भी बनी हुई थी, उनका भी मरम्मत करवाया गया। जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर बनवाई गई। ये एक जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में कौन सी नहर बनवाई गई है? शाह नहर, याद रखिए। तो सिंचाई कार्यों के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, और यहाँ नहरें बनवाए गए थे, नाले बनवाए गए थे, पुरानी नहरों की मरम्मत कराई गई थी। ये सब सिंचाई में लिख सकते हो आप, सिंचाई के अंदर लिख सकते हैं। वैसे तो खेती मेहनत कसी का काम था, सब जानते हैं खेती में कितनी मेहनत होती है, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित होती थी। यानी किसान जो थे ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे जो पशु बल का यूज करने से फायदा उठा लेते थे, यानी पशुओं का यूज करते थे। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्के हल का दिया जा सकता है जिसको एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर आसानी से बनाया जाता था। यानी लकड़ी का हल तैयार करते थे, उस पर लोहे का फाल लगाते थे नीचे, ताकि खेती की जुताई आसान तरीके से हो सके। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, बहुत गहरे खुदाई नहीं हो सकती थी, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। यानी जो गर्मी के महीने होते थे उसमें गहरे तक खुदाई नहीं करते थे, ऊपर ऊपर खुदाई करते थे, और इस वजह से नीचे नमी बनी रहती थी। बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बर्मे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था। अब यहाँ पर जुताई करने के बाद और फिर उसमें बिजाई के बारे में बता रखा है कि बैलों के सहारे जोड़ करके बैलों का जोड़ा यूज करते थे, हल के साथ बर्मे का यूज करते हुए बीज बोने का काम होता था। लेकिन बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का रिवाज ज्यादा प्रचलित था। याद रखिएगा, ये जो व्यवस्था है आज भी कुछ लोग आजमाते हैं। जैसे बाजरे की बिजाई करते हैं तो जैसे बार बार अपने खास तौर पे इस इलाके में अगर वर्षा हो जाती है, तो अगर हम जैसे ट्रैक्टर से बिजाई करते हैं और तुरंत वर्षा हो जाती है तो वो डपट हो जाता है, वो उगता नहीं है। जैसे अगले दिन धूप निकल आती है, फिर 4-5 दिन वर्षा नहीं होती है, तो वो मतलब जमीन टाइट हो जाती है, वो बाहर नहीं आता है, अनाज बाहर नहीं निकल पाता है, छोटे पौधे बाहर नहीं आ पाते हैं। तो इस तरीके से उसका एक विकल्प इन्होंने बताया कि अगर अनाज को छिड़क करके बोया जाए और फिर उस पर एक लकड़ी की मेज घुमा दी जाए तो उससे क्या होता है, या हल घुमा दिया जाए तो उसमें वो डपट नहीं होती है। बेशक वर्षा आ जाए, अगले दिन दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन वो उग जाता है, वो बताया गया है। तो ये रिवाज ज्यादा प्रचलित था। हालांकि दूसरा रिवाज भी वो इस्तेमाल करते थे, बैलों के सहारे बर्मे से बिजाई करते थे, मिट्टी की गुड़ाई करते थे, और साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। मिट्टी की गुड़ाई मतलब खेतों की जुताई करते थे, नीचे की मिट्टी को ऊपर लेके आते थे, वो भी ये लोग करते थे। निराई का काम होता है फसल के अंदर अनावश्यक जो पौधे उग जाते हैं, खरपतवार जो उग जाता है, उसको खत्म करने के लिए लोहे की मूठ वाले लोहे के पतले धार यानी पतले हल इस्तेमाल में लिए जाते थे, उनका इस्तेमाल उस समय होता था। तो यहाँ पर खेती की टेक्नोलॉजी बता रखी है। पहले हमने सिंचाई की तकनीकों पर प्रकाश डालना है, और इस पैराग्राफ में कंप्लीटली पूरी तरह से हल के बारे में बता रखा है, पशु बल का कैसे यूज करते थे उसके बारे में बता रखा है, बिजाई के 2 तरीके बता रखे, दोनों तरीकों का जिक्र आप उसमें करेंगे, और यहाँ पर गुड़ाई का और जो खरपतवार का नाश करने के लिए जो निराई तकनीक होती है उसके बारे में भी बताएंगे।
ये नीचे जो बताए हैं, लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार, यानी जो जहां से पकड़ते थे हाथ में वो तो होता था लकड़ी का, लेकिन नीचे उसमें लोहा लगा होता था और उससे वो खरपतवार को निकालते रहते थे। अब देखिएगा तंबाकू का प्रसार कहां कहां उगती थी तंबाकू। यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा, दक्कन यानी दक्कन का पठार, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश का इलाका, और वहां से 7वीं सदी के शुरुआत वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। यानी पहले ये कहां पहुंचा है, दक्कन के इलाके में तंबाकू, टोबैको जो है, क्योंकि हमारा दक्षिणी भारत है वो विदेशों से ज्यादा संपर्क में रहा है, ज्यादा पहले संपर्क में रहा है, उत्तरी भारत इतना संपर्क में नहीं रहा। वहां से 17वीं सदी की शुरुआत में वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। आइन उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है। आइन क्या है, क्या है बेटे आइन, भूमिका बताओ। आइन क्या है, आइन अकबरी नाम की जो पुस्तक है, जो दस्तावेज है, उसे हम कहते हैं, जो अबुल फजल ने लिखा था उसके बारे में कहते हैं आइन अकबरी। और आगे इसमें बता रखा है कि भारत में जितने भी फसलों का उत्पादन का जिक्र उसमें किया गया, तो तंबाकू का जिक्र कहीं भी नहीं आता है। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा। अभिजात क्यों कहा गया, कि एलाइट ग्रुप को कहा जाता है अभिजात। अकबर और उसका जो अभिजात वर्ग है, जो दरबारी जो लोग हैं, जो उसके अपने एक तरह से भाईचारे के जो लोग हैं, वो अभिजात वर्ग के लोग थे। 1604 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले तंबाकू देखा। ऐसा लगता है इसी समय तंबाकू का धूम्रपान हुक्के या चिलम में करने की लत ने जोर पकड़ लिया। 1604 ईस्वी के बाद में हमारे देश में तंबाकू के इस्तेमाल ने जोर पकड़ा है। जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। याद रखिए कि शाहजहां के शासनकाल में, ये शाहजहां की बात नहीं है, अकबर के शासनकाल की बात यहां पे की गई है। 1604 ईस्वी में उसने सबसे पहली बार तंबाकू को देखा और उसके तुरंत बाद इसका जो प्रचलन था बहुत तेजी से बढ़ा। हुक्के में, चिलम में रख करके इसको पिया जाने लगा। जहांगीर ने देखा कि समाज में एक गलत आदत पड़ गई है, उसने इस पर पाबंदी लगा दी। यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि लोग रुक नहीं रहे थे। लोगों की पसंद थी धूम्रपान करना, क्योंकि हम जानते 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार, उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक थी, क्योंकि ये उस समय इससे इनकम ज्यादा मिल रही थी। तंबाकू पूरे भारत में खेती होने लग गई थी, इसका व्यापार होता था दूसरे देशों के साथ, और इसका उपयोग हमारे पूरे इंडिया में प्रमुख वस्तु के रूप में होने लग गया था। यहां तक बताओ बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? यहां इसके जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए, तंबाकू का प्रचार प्रसार भारत में कैसे हुआ, इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। ये सिंचाई की तकनीक बाबरनामा में कौन कौन सी सिंचाई की तकनीकों पर प्रकाश डाला गया है, रहट सिंचाई के बारे में, बाल्टियों से सिंचाई के बारे में, किन किन क्षेत्रों में अलग अलग बता रखा है, लाहौर दीपालपुर में कैसे, आगरा, चांदवर और बयाना में कैसे। आगरा, चांदवर, बयाना जो है यूपी में पड़ते हैं, लाहौर दीपालपुर पाकिस्तान में है। तो सिंचाई की टेक्नोलॉजी जो है उसमें ये टॉपिक सारा आ जाएगा, ये आ जाएगा इस पेज का इतना, ये आ जाएगा और ये इतना आ जाएगा। इतना टॉपिक सिंचाई तकनीक के क्वेश्चन में आ जाएगा। और ये किसानों की बस्तियों का उजड़ने का जो सबसे पहला जो अपना टॉपिक मैं लेके चला था, ये टॉपिक आसान है, मैंने बता दिया इसका रीजन क्या हुआ था। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, और इससे पहले ये रिपीटेशन किया गया था। तो आप यहां तक का रिवाइज करें, इन बिटवीन जो इन पे बेस क्वेश्चन आंसर है उनको राइट कर लें बेटा। कोई हार्ड नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, सादी लैंग्वेज में। बुक की लैंग्वेज लिखने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती, अपनी लैंग्वेज में लिखो, याद करना आसान रहेगा। एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, अब आप लीव कर सकते हैं।